अस्सलाम वालेकुम मौसम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह की शुक्र है। रमजान मुबारक। क्या मतलब है इस बात का? है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि आज मुबारक महीना स्टार्ट हो गया है, तो तो जिसका हम पूरा साल इंतजार करते हैं। आज से मुझे जो कल से मुझे जो रमजान मुबारक भेज रहे हैं ना, आज मुझे किसी ने सुबह सहरी मुबारक भेजा। मैंने कहा हाँ, क्या मतलब है इस बात का? हाँ। वो तो कल ये इसका वेट मतलब करते हैं क्लियरली पता होना तो चाहिए ना हमें। वेट करते रहे तो वो फिर हमने कहा कि नहीं होगा, तो मैं नजर से कह रही थी, मैंने कहा पिशावर में कमेटी बैठी हुई है तो वो लोग तो करके ही उठेंगे। तो फिर हम लोग ऊपर चले गए, हमने शोयला को मैसेज किया, हमने कहा कि अगर रोजा हुआ तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा हमें बता देना। तो वो हम्म। फिर जो है अभी वो कहती सो जाओ, अभी नहीं होगा, फ्राइडे को ही होगा इंशाल्लाह। तो इतने इतने में जो है वो सारे बीमार शुरू हो गए, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। मैंने भी रोजा तो रखा है, आज मेरे दांत में भी अब टिस टिस हो रही है फला। दांत में क्या? दाढ़ में ना, एंड पे, हम्म। उधर। अस्सलाम उस वालेकुम। पर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। जी, आप लोगों को साथ साथ में टास्क देती जाऊंगी, रमजान मुबारक पे क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें। ठीक है। इसका क्या मतलब है जब आप ये किसी को कह रहे हैं? तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं ये क्योंकि हमारी हमारी क्लास, इसका नाम भी मैंने रखा हुआ है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। सो काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है इसको लेने में कि हम लोग जो बोलते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, तो अभी हमें उनके कॉन्सेप्ट्स के मतलब ही नहीं पता, मीनिंग्स नहीं पता, उसको हमें एक्सप्लेन नहीं करा आ रहा दिमाग के अंदर। अगर वो बातें पता है तो हमें उसको ये एक्चुअली नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, हम कहते आ रहे हैं। तो वो सुनते जो, चूंकि रमजान है तो क्या खुदा खौफी का महीना है, रमजान है तो तकवा का महीना है। अच्छा, तकवा कैसे होता है? तो अगर तकवा का महीना है तो फिर कम से कम हमें तकवा को किसी ना किसी लेवल में, किसी ना किसी तरह तो एक्सप्लेन करना आना, आता ही होना चाहिए। यानी ये क्या, मैं मानती हूँ कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट फॉर अ चाइल्ड तो इस तरह हमारे बच्चे भी हमें सुनते जाएंगे और वो भी कहते चले जाएंगे और कहते चले जाएंगे। तो रुक के सोचिए कि रमजान मुबारक का क्या मतलब है, रमजान मुबारक का। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है जी? जी हो रही है। नहीं, ओके। नहीं हुई। नहीं हो रही? ठीक है। जितनी देर हमारे पास लोग आते हैं ना, हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इस बात के ऊपर करते हैं। टाइम चूंकि हमारा काफी कम है, इसलिए हम कोशिश तो करेंगे कि हम इसको टाइम फौरन स्टार्ट कर दिया करें।
हमारे साथ कितने लोग आ गए, मेरा ख्याल है हम 5 ही हैं अभी तक। नायला भाभी, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हिना अरसलान, मैंने ज्वाइन कर ली है। ठीक है जी, है ना? ठीक है ना? ओके। और है ना हमारे साथ, अच्छा आपका ये है अरसलान खालिद, फाइन, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ क्योंकि आज प्रेजेंटेशन है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो अगर आज हमने अपने जहन में ना रखी तो हो सकता है कि आपको इस सेशन को समझने में मुश्किल हो। बिल्कुल किसी और तरीके के ऊपर हम कुरान के पास जाने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे कि ये काम क्या हम कर रहे हैं, और इसका क्या मतलब है, करेंगे क्या, तो पढ़ा तो कुछ है नहीं, इस तरह की चीजें। तो मैं चाह तो ये रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे जो सेशन हुआ उसमें भी मुझे काफी दफा बार बार बीच में जो खवातीन लेट में आई थी, तो वो फिर एक्सप्लेन करना पड़ा ना कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आज सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इतनी देर में आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों के ख्याल में लर्निंग क्या चीज होती है, सीखना किस चीज को कहते हैं, और आपको क्या पता चलेगा तो आप ये समझेंगे कि हम वो कर रहे हैं। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट और हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है, खदीजा लतीफ। खदीजा, आप अपना तारुफ करवाएंगी? खदीजा की तरफ मुझे लगता है माइक का कुछ इशू है। और कुछ लोग शायद व्हाट्सएप पे कॉल मुझे कर रहे हैं, तो नायला भाभी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी मुझे कल भी कुछ सुनाई नहीं दिया था कि आप हैं, आप नहीं हैं। अगर आपको प्लीज आवाज आ रही है। मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है मैम आपकी आवाज। क्या आपने कहा कि हेलो, ये बात कौन कर रहा था?
सोफिया भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आ, अब किसको आ आवाज? रही है। हाँ, मैं बात कर रही थी। अच्छा, हिना, हिना, अभी ये नायला भाभी ने बात की थी। नहीं, हाँ मैं तो अभी बस ये पूछा कि आपकी जो है ना आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा। नायला, मैं चाह रही हूँ कि मैं कंफर्म कर लूँ सारे पार्टिसिपेंट्स का। कल मुझे कुछ समझ में नहीं आई, जो ऑनलाइन लोग थे ना, कि वो मेरी जी बात सुन रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं सब लोगों से कंफर्मेशन लेके स्टार्ट करूँ। ठीक है। अच्छा, फायजा जी, फायजा आप अपना तारुफ करवाएंगी? अस्सलाम वालेकुम आंटी, शाहीना आंटी, शाहीन आंटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि आंटी, वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ठीक है आंटी, आप? जी शुक्र है, ठीक है। वहां पे दौरे कुरान चल रहा था तो उन्होंने भी उसको भी ज्वाइन किया था ना, तो अभी मैंने कहा चलो अब आप हाँ। लोग से कर। ये बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना, इनमें से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आ, कि आप वैसे, ये तो मैंने वैसे वंस इन अ वीक ही रखी हुई है, लेकिन ये है कि फिर हम दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो ये 2 दिन है। अच्छा, नहीं नहीं, ये 2 दिन घर पे हो रहा है, लेकिन उसमें भी हम ऑनलाइन जो सिर्फ सुनना चाहें उनके लिए, ताकि उनको ना ये पैटर्न समझ में आए। असल में अभी हम लोग मेरा ख्याल है करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर जो लोग आएंगे, अगर उन्होंने दोबारा पूछना तो फिर अच्छा, मैं आप लोगों से तो इसी बात पर मैं सोच रही थी ना, जिस तरह आपने मुझे पहले बताया था कि बच्ची को पहले खुदा सिखाना चाहिए कि खुदा है क्या चीज। तो हम्म इसी तरह कल मैं सोच रही थी, ये तो वही बातें हैं जो सूफिया ने मुझे बता दिया ना, कि इंसान को पहले तो खुदा की पहचान करना चाहिए, फिर बाद में सब बातें। तो थोड़ा बहुत इस पर गौर कर रही हूँ, समझ रही हूँ। ठीक है। ये मेरा तो ख्याल है सोफिया कि अगर भाभी ये, जी जी, हमारे हमारे टॉपिक का आज का क्या नेम है? टॉपिक हम अपने डायरी पे क्या लिखे हैं आज का? आप पहला टॉपिक तो जाहिर है यही लिखेंगे, किसी और तरीके से कैसे पढ़ा या समझा जा सकता है। अभी ठीक जो है। कुछ भी आपके यहाँ पढ़ने के तरीके हैं, मैं भी साथ ठीक है। साथ आपको लेके चलती हूँ। अगर अभी हम ज्यादा लर्निंग पे ही बात करेंगे और फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे। मुझे 1 मिनट ठीक दीजिएगा। ठीक है। हम्म, जी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो आप ऐसा करें, पहले ना आप लोग अपने कॉलम पे अच्छा, ये मैं क्यों इसको बताना चाह रही हूँ। जो हमारे बहुत सारे सवालात होते हैं ना, उनका ताल्लुक इस बात से होता है, यानी आप जहां भी पढ़ेंगे, जहां भी कोई चीज सीखेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। दिमाग में जो इंसान के पहले से होता है और जो हम नया ले रहे होते हैं, वो सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है। अब मेरी कोशिश ये है कि ये आइडिया ऑलरेडी थोड़ा सा न्यू ही है, और इसमें और जिस तरीके से इसको करने के बारे में मैंने सोचा है, वो भी बिल्कुल अलग से एक चीज है। तो अब इसमें इस सूरत में कंफ्यूजन किसी भी किस्म का ना रहे, कि आप जो पिछले तरीके से पढ़ रहे हैं और जो अब अभी आप चीज कर रहे हैं, ये दोनों किसी भी तरह मिक्सअप ना हो।
तो आप मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। आपके ख्याल में जो जो लर्निंग के तरीके होते हैं कि सीखता है इंसान किस तरह है, किस किन किन तरीकों से सीखता है, और सीखना होता है असल में क्या, आपकी नजर में लर्निंग क्या है, आपकी नजर में सीखना क्या है, इसको आप अपने सामने लिखिए। फिर हम 2-3 पार्टिसिपेंट से आंसर लेंगे, फिर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। टॉपिक हमारा अल फातिहा ही है, लेकिन अल फातिहा को कैसे पढ़ना चाहिए, ये क्या, ये तो जिंदगी में हमारे रोज शामिल है, तो उसमें हमने क्या पढ़ना है, उसमें आज क्या सीखना है, या इस तरीके से क्या सीखा जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। ओके। तो आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा कि सीखना किसे कहते हैं। हाँ, मैं बताऊं लर्निंग क्या है? श्योर श्योर। अब मैं बाकी लोगों से एक आध कोई मुझे इजाजत दे दे कि क्या आप लोग लिख पाए हैं कि आपके जी नजदीक में क्या होता है, मैं जी, फिर मैंने आपका। लिख ली है। जी बताइएगा। जी भाभी, मेरे ख्याल से लर्निंग ये है कि जिस पे हम अमल कर सके, अप्लाई कर सकें अपनी जिंदगी में। जस्ट बोलने की हद तक, सुनने या बोलने की हद तक ना हो वो। जैसे आपने जो है ना अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में कहा था कि सुनने को हमें यूट्यूब से भी और लोगों के स्टेटस से और लोगों के कमेंट से बहुत कुछ मिल जाता है, और हम भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं बोलने की हद तक। लेकिन हम्म। लर्निंग वो है जिससे हम कुछ सीख सकें। इतने सारे टॉपिक में से एक चीज भी उसमें से निकाल के हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें, इस्लाम और कुरान और हदीस के मुताबिक, तो वो हमारी लर्निंग है कि हमने कुछ सीखा है। हमने उस चीज को समझ के सीखा है, और क्या, और हमें इस चीज का पता लगे कि अगर हमने कोई एक चीज को पिक किया है तो हमने उसे कहाँ पर अप्लाई करना है। राइट राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिना। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपके नजदीक ये आपके पास लिखा हुआ भी है ना आपका आंसर। जी, मैंने लिख ठीक है, के ही आपको आंसर बिल्कुल किया है। सही है, फाइन, थैंक यू। अच्छा, अब चूंकि हमने अपने इसमें मैंने लिखा था कि हम 4 एस्पेक्ट से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का साइकोलॉजिकल एजुकेशन प्लस उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट उसका क्या होता है, एजुकेशन का इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ पे, और प्रैक्टिकली हम उसको कैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद जो स्पिरिचुअली उसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करना है। तो किसी और साथ में जिसमें कि इन चीजों को हमने अपनी लाइफ में और खास तौर पे जो हमारे रोल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, कुछ भी हूँ, तो उसके ऊपर भी हमने इसको अप्लाई करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम कोई इन चारों चीजों से, जिनका मैंने भी मेंशन किया है, अल फातिहा का आपकी लाइफ के अंदर जो ये 3 4 5 पहलू हैं, इनमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कैसे होगा, जब आप ये करने के काबिल हो जाएंगे, जब मैं ये करने के काबिल हो जाऊंगी, इसका मतलब है आई हैव लर्न समथिंग न्यू, मैंने कोई नई चीज सीखी है। ठीक है। अच्छा, और कोई बताना चाहते हैं, और कोई बताना चाहते हैं कि उसकी नजर में लर्निंग क्या है? जी आयशा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैंने ये लिखा है कि इल्म लेना उस्ताद से या हम्म। किताब से, ये पहला पहला उसका वो है। उसके बाद उसको समझना, प्रोसेस करना दिमाग में, और उसके मुताबिक खुद को अपडेट कर लेना।
और फिर बेहतर इल्म के साथ बेहतर रवैये पर खड़े हो जाना। सही सही। ठीक है, थैंक यू आयशा। ठीक है, आपने 4 प्रोसेसेस बताए हैं और ऑलमोस्ट इसके अंदर आपने वो ये चीजें कवर की हैं कि किस किस तरह वो अमली जिंदगी में भी ढल जाए तो फिर उसको लर्निंग कहा जाएगा। अच्छा, लर्निंग की यहाँ मैं भी एक छोटी सी सादा सी, मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगी। एक सादा सी आप सब लोगों का, अगर आप सब लोगों में से किसी एक का भी रहता हो ना कि हम लिख नहीं पाए, तो आप मुझे रोक दीजिएगा, मैं वहां इंतजार कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पास कुछ भी लिख लेंगे, पहले आपके दिमाग में से जो भी आइडिया है वो बाहर आना चाहिए। वो बाहर आएगा, आपका दिमाग सोचने में उलझेगा, तो इससे ये बात पता चलेगी कि आपके दिमाग ने आज कुछ नया सीखा है। पहली चीज जहां हमारा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जहां हम थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, जहां हमें आगे कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा होता, इसका मतलब है कि ये ऐसी जगह आ गई थी, मेरी सोच अभी तक यहाँ गई हुई थी, इससे आगे तो अभी मैंने सोचा ही नहीं है। ठीक है, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर अभी हमारी पहली पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन करके मुझे कहा कि रमजान मुबारक। ठीक है, अब ये एक इल्म तो है, ये एक बात है, इसको हमने सीखा भी हुआ है, रोज बोलते भी हैं। रोज से मुराद यानी हर रमजान में बोलते भी हैं। अब ये क्या हमारी लर्निंग है या नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक सवाल किया कि रमजान रमजान मुबारक क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है। जब आप सारे लोग इस बात को एक्सप्लेन कर सकेंगे या आप इसको सोच रहे होंगे और आपको आपको लगे कि आपको तो सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि रमजान मुबारक का कॉन्सेप्ट अभी मुझे सही तरह नहीं पता। कुछ अगर आपको नया सोचना पड़े, अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके घर आया है, इमेजिन, एंड यू सेड हिम, आपको नहीं पता था वो, विदाउट नोइंग कि इज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, देन अगर वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि भाई ये तुम क्या कह रही हो, इस बात का क्या मतलब है, तो आपके एक मंथ ऑफ रमदान होता है, ओके फाइन, तो मंथ ऑफ रमदान और बरकत एंड व्हाट इज दिस, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इफ यू आर एबल टू थिंकिंग समथिंग न्यू, इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में वो इल्म अब पहली बार अमल में आना या इंटीग्रेट करने के काबिल हम होना शुरू हो रहे हैं या हो रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, लर्निंग की दूसरी निशानी ये भी है कि वो कभी भूलती नहीं है। ऐसी चीज, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से कुछ बातों के बारे में पूछती हूँ, आप ये बताएं कि क्या किताब खोलना, क्या पानी गिलास में डालना, क्या पेन बंद करना, क्या चलना, ये काम लर्निंग है या नहीं है? जी फायजा, जी अदीला। जी है। है, ओके। ये काम क्या बच्चा जब सीख लेता है तो क्या वो भूल जाता है, फिर कभी भूलता है उसको कि मुझे याद नहीं आ रहा चलना कैसे था, या गिलास में पानी कैसे डालना था? नहीं, क्योंकि उसने एक्शन किया है, खुद उस पे उसने अप्लाई किया अपने आप को इस चीज पे, इसलिए वो नहीं भूलता। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये आइडिया है लर्निंग का कि लर्निंग जब हमारी जिंदगी में ऐसे घुल मिल जाती है और हमारी जिंदगी से बराह रास्त डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। नॉलेज इज समथिंग एल्स, लर्निंग इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे और मेरा ये बिलीफ है, मैं अब आगे चलती हूँ। ठीक है, सेकेंड स्लाइड पे हम चलते हैं जी, कि राइट, मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो इफेक्टिव लर्निंग के टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आप एक रैंडमली लर्निंग के हवाले से कोई ऐसी चीज जो आपकी बराह रास्त आपकी जिंदगी में अमल हो रही है, आपकी जिंदगी से जिसका ताल्लुक पैदा हो रहा है, आप उसको कर पाते हैं बिला झिझक, अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो भूलती नहीं है, इसका मतलब है कि ये लर्निंग हो रही है या यहाँ पर लर्निंग हुई है। ठीक है, ये कुछ चंद एक निशानियां हैं कि लर्निंग किस चीज को कहते हैं। ठीक है, और वो इफेक्टिव होती है कि नहीं होती, इफेक्टिव कौन सी लर्निंग होती है। मिसाल के तौर पर आज आपको 15-20 आयतें याद करवा दी जाएं, तो लर्निंग तो वो भी हुई है। ठीक है, अगर आपको एक रुकू की तफसीर करवा दी जाए तो लर्निंग वो भी हो जाएगी। बट हम यहाँ पर इस लर्निंग की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड है, जो सिर्फ याद करने से रिलेटेड। हम उस लर्निंग की बात कर रहे हैं जो कभी भूलती नहीं है, जिसका बराह रास्त मेरी जिंदगी से ताल्लुक पैदा हो जाता है, जिसको मैं अमल में भी किसी ना किसी तरीके से ला सकती हूँ। अमल से मुराद मेरी सिर्फ दिखने वाले काम नहीं है,
यानी अगर आपको सोचने में हेल्प मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो लर्निंग हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज की मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं कि मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। तो पहली चीज ये कि अगर कोई ऐसी चीजें हम सीख जाएं जो हमें ये बता दें कि हम कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ क्या करती हूँ, क्या मुझे कैसी सोचें आती हैं, मैं अमल किस तरह का करती हूँ। ठीक है, ये जो अवेयरनेस अब और अपनी जात के बारे में, प्लस जो पहले आप कुछ जानते थे, यानी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप सूरह फातिहा के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, सूरह फातिहा आपको जिंदगी में हेल्प कैसे करती है। अगर मैं इन सारी चीजों के ऊपर यानी एक्टिविटी रखना स्टार्ट करूं तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन फायदा भी हो जाए और हम ये कर भी पाए, उसके लिए ये हो सकता है कि आप लोग अपने घर में बैठ के जब आप फारिग टाइम हो, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट निकालें तो सीरियसली सीरियसली आप ये लिखें, आप ये जानें इन सवालात के बारे में, सूरह अल फातिहा क्या है और मेरी जिंदगी में उसके क्या क्या वो फायदे हो रहे हैं, कैसे कैसे सूरह अल फातिहा मुझे हेल्प करती है। ठीक है, अगर आप इसके यहाँ पर ये जवाबात लिख पाएंगे और आप उसके बारे में क्या क्या मालूम है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग वो हदीस बयान कर देंगे, अल फातिहा मेरे और बंदे के बीच में तकसीम शुदा है, इसका पहला हिस्सा बंदे के लिए है, दूसरा मेरे और उसके बीच मुश्तरक है, और तीसरा हिस्सा इसका मेरे लिए है। इसी तरह कोई इसमें इसका नमाज के हवाले से कोई फायदा लिखेगा, कोई ये लिखेगा कि मेरी जिंदगी का विजन इससे डिटरमिन होता है, कुछ भी रैंडम, यानी कि हो सकता है आप लोग काफी सारी बातें इसके बारे में लिखें, कोई ये बताए कि इसमें कितनी आयात हैं और ये सब इसके क्या क्या नाम है, ये उम्मुल किताब है, और फातिहा का ये रूट वर्ड है और इन सारे अल्फाज के ये रूट वर्ड्स हैं, और ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें भी ठीक है। यहाँ पर जो भी हम लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा इस तरह जो इल्म से मुताल्लिक होगा, तो उसको हम अलग रखेंगे। मैं यहाँ पर इल्म इल्म बढ़ाने वाली मैंने सेशन इसलिए नहीं रखा बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, हमारे मोबाइल्स में भी, चीजों में भी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये चीज रखी है कि जितना कुछ पहले से आपको मालूम है, जितना कुछ उसके ऊपर अपनी जिंदगी में लेकर आने का क्या कोई रास्ता पैदा हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये पहले से पता होना। पॉइंट नंबर 1 जो लिखा हुआ है ना यहाँ, तो वो ये जरूरी है कि मैं पहले से क्या जानती हूँ अल फातिहा के बारे में। पॉइंट नंबर 2 रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह सोचो विचार करें, मैं कर क्या रही हूँ, मुझे पहले क्या आता था, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एक्शन पे सोचने समझने के काबिल हो जाना। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाना। अगर किसी के अंदर तजस्सुस ज्यादा कर दिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे चीजों के लेने की तड़प और तलब ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कमरे में खड़ी हैं और आपको दूसरे कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही, एंड यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड हैविंग अ कप ऑफ टी और आप एंजॉय कर रहे हैं, फाइन। अच्छा, अब अगर ये होता है, आपको ये क्या ख्याल पैदा होगा, और फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में थे, आपको ये ख्याल पैदा होगा कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, आप अपने कमरे में बैठी हुई हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन सडनली पैदा हो जाती है कि दूसरे कमरे में कुछ आवाजें आने लग जाती हैं, अब क्या होगा, कोई चीखो पुकार आती है दूसरे कमरे में, आपके ख्याल में अब क्या होगा। फिर तो जस्टिस होना शुरू हो जाता ना कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, किस किस्म की आवाजें हैं। ठीक है, सही। अच्छा, अब वो आवाजें आई या कोई पर्सन आपको आके बताता है कि तुम्हें पता है दूसरे कमरे में क्या हुआ, नो व्हाट विल हैपन। अगेन क्यूरियोसिटी अराइज हो जाएगी। राइट, ठीक है। की अब तरफ अगेन चला दोबारा, जी जी, जो जैसे हमने पॉइंट पहले लिखा था कि जो हमें इल्म है उसके बारे में जो पहले हमें पता चल गया उसके बारे में जानें और उसे हम्म देखें, उसके बारे में सोचें कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तहकीक करेंगे। तहकीक क्या।
तहकीक करेंगे पहले कि भाई तहकीक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो भी आके बताया, तो अब आपके अंदर उस पर्सन ने आके या उन आवाजों ने या फिर कोई कॉल आपको आ जाती है, कुछ भी अगर ऐसा सबब बन जाता है, लेकिन अगर उसने आपके अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया, पहले आप आराम से बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि उसने आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी को जेनरेट किया है, और अब आप कि आपको सोचना चाह रहे हैं, आप या सोच रहे हैं कि क्या, ये क्या हो रहा है, दूसरे कमरे, ये कैसी अजीब आवाजें हैं, किस तरह की हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अगर वो आवाजें चीखो पुकार की हैं और उसके नतीजे में आपके अंदर थोड़ी अर्ज ज्यादा हो जाती है, आपको ये फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, लाइक इस तरह की कोई चीज, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होने के साथ साथ एक और चीज भी शायद जेनरेट हो, वो क्या होगी, वो आपके ख्याल में क्या हो सकती है? अपना रोल प्ले करना कि मेरा क्या रोल हो सकता है। राइट, अपना रोल के बारे में अब आप, वेरी इंटरेस्टिंग, अब आप ये भी क्यूरियोसिटी ने आपके साथ ये किया है कि अब आप अपने रोल के बारे में भी कंसर्न होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से, इसी तजस्सुस की वजह से आपके अंदर ये अर्ज भी पैदा हुई है कि आप ये जाने कि पूरा किस्सा क्या है, आप ये जाने कि मैं क्या कर सकती हूँ, आप ये जाने कि मैं दूसरे की मदद करके किस तरह इस सिचुएशन को खत्म कर सकती हूँ। ये हुआ किस तरह, हमारे यहाँ दीनी चीजें जब हम पढ़ लेते हैं, या जो हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो जब जैसे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्यूरियोसिटी इंक्रीज नहीं होती। लेकिन अगर हम लर्निंग मेथोडोलॉजी के अंदर क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर दें, एक पर्सन की इंक्विजिटिवनेस ज्यादा हो जाएगी, तो वो अपने बारे में, इल्म के बारे में, अपने रोल के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होना शुरू हो जाएगा। तो फॉर मी इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर द लर्निंग। यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि आपको तो अब अपना कमरा छोड़ना पड़ेगा, अब आपको अपने कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा टू हेल्प अदर, यानी जो भी दूसरे कमरे में हो रहा है सिचुएशन में, लेकिन अगर आपके अंदर तजस्सुस ज्यादा रहता है तो आप क्या करेंगी? हाँ जी। कुछ सोच तो रहे हैं ना हम, कुछ दिमाग तो चल रहा है ना हमारा कि भाई हम क्या करें। तो मेरे ठीक ख्याल है, से ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग उस बारे में सोच रहे हैं, ऊपर ठीक ऊपर है, से नहीं गुजरा, उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें। ठीक है, ओके, सही। अच्छा जी, तो अब ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बाज लोग कहें कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, अब अगर आप कंफ्यूजन को गले नहीं लगाना चाह रहे कि मैं फिर मजीद कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो या तो अब एक काम कर सकते हैं, या तो कंफ्यूजन में से निकल के दोबारा पहले वाले मोड में चले जाएं और अपने कमरे में आराम से बैठे रहें। ठीक है, अब इस सूरत में कॉन्टिन्यूसली आपको ये पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि कहीं गड़बड़ तो है, कहीं गड़बड़ तो है, एंड आई एम नॉट डूइंग समथिंग अबाउट दैट थिंग, राइट। ये मेरी जिंदगी में हो रहा है और मुझे अपनी जिंदगी में एक तरह की बेहिसी को शामिल करना पड़ेगा और उसका बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने जमीर के ऊपर। तो ये वो लोगों की सिचुएशन होती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को या क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, या जो लोग कंफ्यूज होने से घबराते हैं। क्योंकि जब भी हम जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो तब तक हमारी नया लर्निंग का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होता है। ये हमें चीज समझनी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद है जी फॉर्मिंग एंड असेसिंग मेंटल कंस्ट्रक्शंस। इस पे भी हम बात कर लेंगे, शायद ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है। एनालिटिकल थिंकिंग, कि पूरी चीज के ऊपर एक तज्जिया कर सकने की सलाहियत होना, अगर ये भी पैदा कर दी जाए तो भी इंसान की लर्निंग बड़ी अच्छी हो सकती है। इसी तरह कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस, इसमें बुक्स भी शामिल हैं, लेकिन बुक्स के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो लर्निंग करवाती हैं कि नहीं करवाती हैं एक्चुअली, क्योंकि ये उस लर्निंग की मैं बात कर रही हूँ, वो नॉलेज तो हमें देती हैं, ठीक है, और जो कॉन्शियस होता है उसके ऊपर इन सारी की बातों का असर भी पड़ जाता है, वो अपनी जिंदगी में लेना भी पड़ा। लेकिन जो अनकॉन्शियसली जो लोग किताबें पढ़ते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली
उनको फिर किताब ज्यादा फायदा नहीं देती है। ठीक है, वो किताब को, सारे इल्म को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। ठीक है, अलबत्ता कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस में ऐसे मोड़ आते रहते हैं कि हमें हर वक्त नई बात सोचनी पड़ती है और लोग हमें फीडबैक भी करते रहते हैं, तो हमें जिसके बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा, फिर इसी तरह जी मीनिंगफुल क्वेश्चंस अगर आपसे कोई कर ले, फॉर एग्जांपल रमजान मुबारक का क्या मतलब है। कल तो हमारी क्लास नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अगर कोई इस बात का आंसर करना चाहे कि क्या मतलब रमजान मुबारक, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आ जाएं तो फिर भी हम अच्छा सीखने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी आपने बना के रख दी है, बट अब आपसे कोई कह रहा है कि ये बनाई तुमने कैसे है, तो अब आपको आपको इस सवाल के नतीजे में बहुत कुछ अपने दिमाग में से निकाल के उसे बताना पड़ेगा। पोर्शन क्या होता है, रेशो क्या होती है, और लाइक ऐसी बहुत सारी चीजें जो पहले आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये भी एक नॉलेज को अपडेट करने का एक अच्छा तरीका है। एंड लास्टली क्रिटिकल थिंकिंग, और ये भी एक अनकवरिंग assumptions इज द मोस्ट इफेक्टिव अभी तक जितना मैंने पढ़ा सीखा है टूल। लेकिन ये भी एक जरा थोड़ी सी मुश्किल चीज है, तो जहां जहां आप जिन चीजों के बारे में सवाल करेंगे वहां तो डेफिनेटली मैं दूंगी ही दूंगी। लेकिन फिर वक्त यही है कि हमें एक इंसान कहाँ किस पर्सपेक्टिव से बोलता है, उसके जहन में ऐसी क्या बातें छुपी हुई होती हैं जहां से हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करना, दूसरों के पर्सपेक्टिव को सोचने समझने के लिए कुछ काम करना। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने इसमें से ज्यादा तरीका लिया है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का, ठीक है, और प्लस हम कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशन को भी इसमें शामिल करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक ब्रेकआउट रूम में भी भेजूंगी जहां आप लोग खुद इंडिपेंडेंटली अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके जो भी मीनिंग है वो निकालेंगे अल फातिहा के हवाले से और अपनी लाइफ के हवाले से। थोड़े से हम लोग जितने भी दिन साथ हैं तो उसमें हम ये तरीकाकार अपनाएंगे कि कहीं भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप बिला झिझक सवाल करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है, यू विल आस्क क्वेश्चन। आप पहले हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, देयर इज एन ऑप्शन फॉर रेजिंग हैंड। आप सवाल खड़ा हाथ खड़ा करके सवाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमें हिना ने, अदीला ने, आयशा ने, तैयबा ने, मौजमा ने हमें इस तरह से आंसर्स किए हैं, ताहिरा, फातिमा ने। ठीक है जी, तो इस तरह जिस तरह ये लोग बिल्कुल एक ऐसे लगे कि हम वाकई एक कमरे में बैठे हुए हैं, आमने सामने हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें बिल्कुल आसानी हो। सबीला ने भी हमें आंसर किया, तो बिल्कुल आपको ऐसे लगे कि आप किसी भी टाइम पे बोल सकते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारे माबैन। अच्छा, ये चैट में कुछ चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों की चैट में भी कुछ आप लोग आंसर लिखते हैं तो मैं वो भी देखूंगी। ठीक है जी। फाइन, एम्पटी टूवर्ड्स द विक्टिम एंड रिलैक्सेंस पे आ सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद है कि आप कोशिश ये करें कि लर्निंग के हवाले से यहाँ पर हम जितना टाइम आए हैं तो हमारा टाइम प्रोडक्टिव चीज के अंदर शामिल हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अनलर्न करते रहें पिछले मेथड को, इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि आप नया पैटर्न थोड़ा जल्दी बना लें। मसलन इस पैटर्न में सिर्फ आपने सोचना है, सिर्फ सोचना है। कोई नई आयतें और नई हदीसें मैं शायद यहाँ ना बताऊं, बस सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट करवाना है। और अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक ऐसा टूल है, अगर वो ऐसी लाइट जल गई आपकी जिंदगी में तो आपकी लर्निंग सिर्फ अल्फातिहा तक नहीं रहेगी, ये आपकी पूरी जिंदगी पे फैल जाएगी। हो सकता है आप मौजूदा नॉर्म्स के बारे में सोचना शुरू कर दें, आप अपने सहर अवतार के शेड्यूल के बारे में सोचना शुरू कर दें, आप अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, अपने सच्चाई के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, कुछ किसी भी चीज के बारे में। अगर हमारे अंदर ये स्किल पैदा हो गई तो हम कहीं पे भी कुछ भी करने के काबिल हो जाएंगे और नई बातों को एब्जॉर्ब करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह ये है कि हमने यहाँ पे चूंकि नॉलेज को इंटरलाइज करवाना है तो हम टाइम की परवाह नहीं करेंगे। यानी 1 घंटे का टाइम है, यानी 1.5 आवर रखा हुआ है ना हमने अपने सेशन का टाइम, तो हम इसी घंटे के अंदर, चाहे हमें 2 पॉइंट्स को भी समझना पड़े तो हम 2 को समझ लेंगे, 10 पॉइंट समझ लिए तो 10 समझ लेंगे, 1 पॉइंट पे ही बात होती रही तो 1 पे ही करते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने इल्म को अपनी जिंदगी के अंदर अपने दिमाग में इंटरनलाइज करना है। जब हम नॉलेज को इंटरनलाइज करने के काबिल हो जाते हैं तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसी पुख्ता लर्निंग बढ़ती है जो फिर हमसे कोई छीन नहीं सकता और अगले दफा हमें आसानी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये भी होगा।
कि हमारा जितना भी सेशन का टाइम है उसके अंदर अंदर, यानी 1 आवर है या 1.5 आवर है, मैंने इसमें तकसीम किया था कि 1 घंटा हम लोग कोई लेक्चर टाइप और ऐसी चीज के ऊपर बात कर सकेंगे, और आधा घंटा वो क्वेश्चंस जो हमें जिंदगी में तंग करते हैं उनके ऊपर। तो इसमें आप लोगों की भी मुझे मदद चाहिए होगी, जिस तरह आप लोग सजेस्ट करते रहेंगे मैं वैसे वैसे करती रहूंगी, ठीक है। मेरी तरफ से कोई खास शेड्यूल या प्लान नहीं है। तो जब जब हम एक ही पॉइंट को ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर हमने घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना कि हाय आज तो कुछ सीखा ही नहीं, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं इसीलिए पहले कही थी कि नया पैटर्न बनाने के लिए तैयार रहें। जब हमारी जिंदगी में ठहराव आएगा तो तभी तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में भी ठहराव आएगा ना। वी आर इन सच अ हेस्ट कि हमारे पास किसी बेहतर चीज को परखने जानने के लिए टाइम नहीं है। सो it's going to create a create mess in our life कि हम वही करना पता नहीं क्या चाह रहे हैं, और जो करना है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं आ पा रहा। सो पेशेंस जो हमें रिक्वायर्ड है वो एक बहुत बड़ा, वो भी एक इल्म है। और वो कैसे आएगी? वो इस तरह आएगी कि हम एक ही पॉइंट के ऊपर अगर किसी का है और उसको नहीं समझ में आ पा रहा तो हम इसके लिए कंसर्न हो कि हमने कैसे हेल्प करना है। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर सारे एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होंगे, यानी आप सबके पास जो नॉलेज है वो भी सामने आएगा और जो मेरे पास है वो भी मैं शेयर करूंगी, बजाय इसके कि मैं अपनी बहुत सारी कोई तफसीरें या जो भी इल्म या फिर एनालिटिकल स्टडीज और ये सब कुछ बताती रहूं। तो इससे एक और तरीका ये भी है कि हम उतने पे बात कर लें जितनी आज हमारी जरूरत है, ठीक है। ये पिछले दिन मेरे पास क्वेश्चन भी ये आया था कि इल्म जब हमें ज्यादा लेने का शौक होता है तो हम फिर कैसे प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, कैसे करना चाहिए, और ज्यादा इल्म का शौक और जज्बा किस तरह से, जो कि इतना काबिल तहसीन है, इसको क्या क्या फिर ये होना चाहिए इस सिलसिले के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों का भी हमें जवाब मिल सकेगा कि ये हमें, अगर हम पता चल जाए हमें ना कि नॉलेज इंटरनलाइज करना भी एक नॉलेज है, ठीक है। यानी कुछ ना करना लेकिन कुछ करना, यानी आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और तफक्कुर में ही बैठ के 1 घंटा आपने गुजार दिया है। और फिर उसके बाद आप अपने जब निकलते हैं कमरे से बाहर, आप बच्चों से बात करते हैं, हस्बैंड से बात करते हैं, आप अम्मी से बात करते हैं, आप कोई और घर का काम करते हैं, तो वहां पर वो आपकी थॉट प्रोसेस एक ऑन हो गया, तो इट मीन्स कि वी आर इंडल्ज एंड एंगेज इन समथिंग न्यू, ठीक है जी। ये इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और प्लस ये कि दूसरों के इल्म से कितना इल्म हमने फायदा उठाना है, बहुत सारा उठाया जा सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि आज मैं जहां खड़ी हूं मुझे उससे एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। आज मैं जहां खड़ी हूँ मुझे उससे 10 सीढ़ियां आगे जाके बहुत सारा इल्म नहीं लेना, मैं आज जहां खड़ी हूँ मुझे उससे आगे एक सीढ़ी जाके काम, आपको कोई उठा के 10वीं सीढ़ी पे ले जाए ये भी हो सकता है, लेकिन 10वीं सीढ़ी पे जाके आपके नहीं नहीं बहुत हाइट है और ये तरीका ही गलत है, ये कौन मुझे ऊपर लेकर आया है, चलो मुझे नीचे लेके चलो, तो फिर जो नीचे आना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप एक स्मूथ वे में नीचे से ऊपर को चलें। अच्छा जी, फिर उसके बाद है कि हर सवाल के बारे में आप हर पॉइंट, कोई भी वर्ड अगर आपको मुश्किल लगे, लैंग्वेज बैरियर कहीं महसूस हो, यू कैन आस्क, फोकस ऑन योर थॉट प्रोसेस, आपका क्या चल रहा है, इसके लिए जरूरी है कि आप लिखें। अच्छा, और आपने एक्शंस पे नहीं करना कि मेरे अमल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो नहीं, आपने अपनी सोचों को देखना है। अगर आपकी सोच में हलचल है तो इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे हैं, आप एक जिंदा इंसान बनना स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए, जिसका जिंदगी से कोई ताल्लुक है, और अब वो चीजें उसको महसूस होती हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस होती हैं। एंड व्हाट इज लास्ट पॉइंट, मुझे खुद भी नहीं दिख रहा। ओके, बिलीव इन कलेक्टिव विजडम, इसको मैंने जिक्र कर दिया। सॉल्व एवरी पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, इस पे भी इंशाल्लाह हम किसी दिन बात कर लेंगे व्हेन यू आस्क, या कोई पूछना चाहेगा, ठीक है जी। अब है सूरह अल फातिहा। मैं आपको सूरह अल फातिहा की तिलावत सुनाऊंगी और उसके बाद आपने पहली स्लाइड के हवाले से ये आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, यहां तक कोई बात करना चाहते हैं तो आप कीजिए। नहीं ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, कोई और, आप लोगों में से कोई और आंसर करना चाहे तो, कुछ भी बताना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे। इसमें तो हम अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है कि अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी जो है वो एक लम्हे के बराबर है कि इंसान ने अच्छे माल ही करने हैं और
अच्छाई को ही अपनाना है। लेकिन ये चीजें हमें बहुत लेट समझ आती हैं, और इंसान को इस दुनिया में एक उसके लिए भेजा गया है, एक इम्तिहान के लिए भेजा गया है, यानी कि इंसान को। हम्म। सही, ठीक है। अच्छा ये हाँ हम लोग, ठीक है, थैंक यू मोज़मा। अच्छा इसमें ये है कि हम लोग ना, जिस तरह आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मेरे पास भी ये फ्रीडम है कि मैं भी आप लोगों से सवाल कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बातों को समझने के लिए। नॉट अबाउट द बुकिश नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग आउट। ठीक है, यानी अगर आप मुझे ये कहेंगे कि हमें हर बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो आई विल आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इट रियली मीन। ठीक है जी। अच्छा अब हम, थैंक यू, आगे चलते हैं, हम तिलावत सुनते हैं। और कोई अगर बात करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। जी जैनब, जी जैनब। हाँ जी, सॉरी वो अच्छा मुझे बस आपके बीच में आवाज कर रही थी, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। आपने सूरह फातिहा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन किया था? मैंने सूरह अल फातिहा से अभी कुछ भी नहीं सवाल किया। मैं पिछले जितना तक अभी हमने, जो हमारा लर्निंग आइडिया है एंड द पैटर्न ऑफ दिस फोरम है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा यहाँ तक आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इन बातों के ऊपर, तो आप लोगों में से जो जितनी जो भी समझ में आई है उसके ऊपर कोई भी कमेंट है, कुछ भी है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये मैं कहना चाह रही अच्छा अच्छा, सही सही। सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्योंकि यहाँ पे सारा सुबह का टाइम था, तो बच्चों के साथ वो बिजी, तो फिर मैंने जैसे मैं फ्री हुई तो मैंने ज्वाइन कर लिया। थी। सही, तो ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, जी सबीला। जी मैं ये कह रही थी कि हमारे जितनी भी नॉलेज हम गेन करते हैं उसमें यही बार बार आ रहा होता है कि अमल अमल अमल। लेकिन होता ये है कि हमारी टू डू लिस्ट बढ़ती चली जा रही होती है और नॉलेज के साथ साथ दोनों ही इंक्रीज हो रहे होते हैं। वो हमारे अंदर ख्वाहिश तो होती है कि हमारा ये अमल में ये चीज़ आ जाए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि शायद हम किसी एक के साथ भी इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ओके, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है अमल में लाने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, सही, थैंक यू। ये मेरे स्क्रीन पे कुछ और चीजें खुल गई हैं, और 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت जी, तिलावत आप लोगों ने सुनी? आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी? बहुत ज्यादा कट रही थी। अच्छा फिर आवाज भी, नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आपकी ठीक आ रही है, लेकिन जब तिलावत हो रही थी तब बहुत कम आवाज आ रही थी। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। शुक्र और हम्द का सज़ावार हकीकी अल्लाह ही है जो कायनात का रब है। ठीक है, इसका एकेडमिक नॉलेज भी हम बहुत सारा ले सकते हैं। इसकी सरफी नहवी तरकीब क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है, वर्ड एनालिसिस क्या है, हम्द किसे कहते हैं। लेकिन उस सारे को स्किप करते हुए जितना हमारी जिंदगी से मुताल्लिक है, अलबत्ता अगर कोई एकेडमिक या टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी सवाल करना चाहे
तो वो जरूर कर सकता है, ठीक है, कि इसका क्या है वर्ड एनालिसिस और मैं इसको ऐसे ऐसे सीखना चाहती हूँ, तो फाइन, हम उस पर भी बात कर लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ सादा आयत का फहम एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये कुरान की पहली सूरा है। हमें इस हवाले से थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये पहली सूरा क्यों है, और इसकी पहली ये पहला बाब, ये जो पहला छोटा सा इसका चैप्टर या जो भी टॉपिक है अल फातिहा का, ये आखिर क्या मैसेज दे रहा है मुझे, जिसको मेरी नमाज में भी क्योंकि ये शामिल है ना, ठीक है। आयत की अंडरस्टैंडिंग ये है कि शुक्र है और हम्द है, और किसके लिए है, वो अल्लाह के लिए है। और अल्लाह कौन है भाई, तो वो जी रब है, और रब है तो किस चीज का है, अल आलमीन, सारे जहानों का है, ठीक है। ये कुछ नॉलेज है जो हमें दे दिया गया, बट ये नॉलेज ही है, ये जहन में रखिए कि इस इल्म को, इस बात को बोल देने से इट कांट बी अ लर्निंग एक्चुअली, ठीक है। लर्निंग के लिए तो मेरी जब जिंदगी के अमाल बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप आज बीमार हो गई हैं या खुदा ना खास्ता कोई और मुश्किल आ गई है, तो अब मेरा रवैया क्या है, मेरी सोच के अंदर, ये मेरे साथ ही होना था, ये मेरे साथ ही हुआ, मेरे ही बच्चे इतना ज्यादा तंग करते हैं और मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है तो मुझे इसे ओन करना चाहिए, मुझे फरार नहीं हासिल करना चाहिए। फिर अगर मुझसे कोई अम्मी पूछ लेती हैं, कोई पर्सन पूछ लेता है, अच्छा भाई और सुनाओ जिंदगी कैसी जा रही है, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के फिर वो दुखड़ों का एक बारिश है जो दुखड़ों का एक सिलसिला है जो चल निकलता है। तो हमें इसको, ये जो फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, ये फिर क्यों कह रहे हैं तो ये सोचने की बात है कि मुश्किल भी है एंड आई एम कंप्लेनिंग फॉर दैट, ठीक है, मुझे उसके लिए मैं अनकंफर्टेबल भी हूं, बट स्टिल मैं कह तो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है, अपनी लाइफ की इस क्यूरी को खुद सॉल्व करना है हम सब ने, ताकि हम जो मुंह से बोलते हैं और जो जुबान से करते हैं, जो अमल करते हैं, इनके अंदर कोरिलेशन पैदा होना स्टार्ट हो, ठीक है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब कोई पूछता है जी अल्लाह का कैसे शुक्र है, तो समटाइम्स मैंने उस पर्सन को ये बताना होता है कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं जी वो तो अगर पूछें कि क्या हाल है, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो उस टाइम पे मेरे अंदर एक खटक सी, एक सवाल एक पैदा होती है, डू यू रियली मीन इट, वाकई में ये कहना चाह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मेरे पास एक आंसर है। एवरी टाइम व्हेन आई स्पीक आउट ऑफ माय प्रॉब्लम्स, और जब मैं उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, तो मेरे पास उसका एक आंसर है, डू यू रियली हैव, थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं बट यू आर कंप्लेनिंग अबाउट दैट सिचुएशन, तो अब या तो अपनी कंप्लेन को ऑन कीजिए या अल्हम्दुलिल्लाह को ऑन कीजिए, या दोनों को ऑन कीजिए और दोनों के बीच में कोई रास्ता निकालिए। ये बात को समझ में आती है या नहीं आती है? आती है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, इससे ये कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं हमने निकालना कि नहीं फिर मैं अब मुश्किलों पे कंप्लेन नहीं करूंगी। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, ये ठीक है, ये जहन में एक हमारे रखने की बात है। अच्छा जी, बल्कि हमने सोचना है, सही तरीके से आपने इस बारे में सोचना है। तो दिस विल बी दिस कैन बी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आप सोच। आवाज नहीं आ रही, और जो है वो क्या क्वेश्चन आपने रेज किए? मैंने आपको 1 मिनट दिया था ताकि आप अपने इस क्वेश्चन को लिख सकें, और ताकि आप पूरे दिन में जब जब आप ये कहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा जाग जाएं, जब आप ये कह रहे होंगे तो आपको एक सोचने का अमल स्टार्ट हो सकेगा, तो मैंने इसलिए टाइम दिया था।
क्या कह रहे होंगे? जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होंगे सही। तो आप वहां पे देखें, यहाँ हमारे पास एक आंसर आया है कि आदत है हम इसलिए कहते हैं, ठीक है। और मे बी समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू बी थैंकफुल बिकॉज वी शुड, यस, बट माइंड और हार्ट के आपस में इनकम्पैटिबिलिटी चल रही होती है, ठीक है। ये एक देखिए, ये एक सोचा सोचा है आपने तो यू कम आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है जी। तो इस तरह आपने सोचना है, हर 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 मोमेंट के ऊपर हमने सोचने की आदत डालनी है, यहाँ तक के कि मेरे मैं जो भी कहूँ और जो भी महसूस करूं उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए ना, ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, आपने वो स्लाइड देख ली थी। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आपने खुद को जवाब देना है। इसमें किसी को सोचने के लिए ज्यादा वक्त भी लग सकता है और किसी को सोचने के लिए कम वक्त भी लगेगा, ठीक है। बट सीरियसली यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड राइट योर ओन आंसर। ये आंसर अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा, नहीं बताना चाहें तो बिल्कुल नहीं शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। आपने अपने बातों के बीच में और अपने अमल के बीच में जो क्लैरिटी लेकर आनी है वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर आपके खुदा को पता होना चाहिए, और फिर हम सोचेंगे कि ये और किस किस को पता होनी चाहिए। तो सादा सादा से आंसर जो आप जानते हैं, इनके ऊपर आपने सोचना शुरू करना है। ये आप सबको दिख रहे हैं जी? तो हम पहले 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। शुक्र किस चीज की अलामत है? व्हेन यू से थैंक यू टू समवन, ये क्या जाहिर करता है? और शुक्र करने से किस चीज का इजहार होता है? ये ऑलमोस्ट एक ही तरह के सवाल हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए सबके यहाँ इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं हम लोग सोचने के लिए टाइम पहले लें या? जी सालेहा। मेरे तो जहन में ये आया कि अगर हम हमारे अंदर शुक्र होगा तो हम खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इस पे कुछ अर्ज करती हूँ। सालिया, पहली चीज ये है कि आपने सोचे बिना जवाब नहीं देना, ठीक है। यानी आपको अच्छा खासा सोचना है। यहाँ बोलने से पहले हम सोचने वाले प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, ठीक है। दिमाग ने ज्यादा काम करना है एक्चुअली, ठीक है। और दिमाग ने ये वाला काम ज्यादा नहीं करना कि आप कॉन्शियसली सिर्फ सुन के ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं। दिमाग ने ये वाला काम ज्यादा करना है कि जो आपके पास है, आपने शुक्र भी आप लोग करते हैं, नेमतें भी आपके पास हैं, अल्फातिहा भी आपको आती है। हमने तो सिर्फ ये देखना है कि रियल लर्निंग का प्रोसेस इस फातिहा के ऊपर स्टार्ट कैसे होता है। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें से मैंने आपको गुजरवाना है। तो इसके लिए सोचा समझा आप बहुत अच्छी तरह तन्हाई में पूरे स्पिरिट पूरी कॉन्शियसनेस के साथ सोचिए इसके ऊपर, एंड राइट योर ओन आंसर एंड देन वील डिस्कस, ठीक है। तो कभी भी मैं ये आपको कहूंगी कि हेस्ट में आंसर ना कीजिएगा, ठीक है। सोचें, अपने अपने अंदर से निकालें इस आंसर को। और सवाल भी देखिए क्या है, शुक्र किस चीज की अलामत है, ठीक है। जब आप लोग लिख लेंगे तो जब सारे लोग कर लें तो मुझे फिर प्लीज आप लोग बता दीजिएगा।
ये आवाज नहीं आ रही। आंटी जी सोचने का काम है ये। आप ये बताएं कि शुक्र किस चीज की अलामत है, किस चीज का इजहार है, ये आपने अपने पास नोट करना है। अच्छा, शुक्र हर वो नेमत जो हमारे पास होते हैं, हमारे पाँव, हाथ, हर काम, उस पर इंसान अल्लाह दे देता है तो शुक्र करना है। ठीक है। हमें तो अच्छा, तय किया ये तो आंटी ये इसका। चीज है ना, ये सवाल, ये जो आपने जवाब दिया ये तो इस बात का जवाब है ना कि आप किस चीज के लिए शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं आपने तो अपने अब आप। नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत समझाया कर रहे हैं, इस तरह के नहीं कि मैं चुपचाप बैठी रहूंगी कि ये इस पर है तो बात जब जी आवाज नहीं आती तो इसलिए मैं चुप रहती हूँ। हाँ, ये अगर आज कोई सिग्नल इशू है तो उसके बारे में मुझे नहीं अब मैं कुछ कर सकती, लेकिन ये है कि ठीक है जी। सबीला कह रही उन्होंने कर लिया। अच्छा आंटी सवाल ये है, इसके बारे में अच्छा खासा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद भी मैंने ये करवाई है कल, तो मुझे सोचना पड़ा है इसके ऊपर सही तरीके से। शुक्र किस, शुक्र जब आप शुक्रिया जब करते हैं कहते हैं, इससे क्या जाहिर होता है, ये सोचना है। लेकिन ये आप सोचिए अपने साथ, इसमें वक्त गुजारें, 1-2 मिनट तो कम से कम दीजिए इस बात को अच्छा। कि जब आप, कोई बच्चा आपको शुक्रिया कहता है तो वो किस चीज का इजहार होता है। जब आप शुक्रिया कहते हैं, शुक्र करते हैं, तो वो किस बात की अलामत है, क्या उससे जाहिर क्या होता है। ये दो दो तरह की अलग अलग बातें हैं, इनमें फर्क महसूस कीजिए और देखिए, सोचिए आपके अंदर से एक जेन्युइन एक्सप्रेशन क्या निकलता है। इसके बारे में आप सोचें, फिर सोचें। जी अम, जी मौजमा। अच्छा, मेरे ख्याल से शुक्रिया जो है वो अंदरूनी कैफियत का नाम है कि जो इंसान की कैफियत है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को अगर कोई खुशी मिलती है या उसकी कोई ख्वाहिश पूरी होती है या उसकी कोई तकलीफ दूर होती है, तो वो एकदम से फौरन से बोलता है शुक्रिया, थैंक यू, कि उसकी मनपसंद चीज उसको मिल गई है या उसकी कोई भी उसकी मदद कर दी गई ठीक है, है। ओके फाइन। कि जब इंटरनली इंसान खुश होता है या दूसरों ठीक के है, कंपैरिजन में, कि जैसे हम लोग माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल ठीक बनाया है, हमें हाथ ठीक है, पांव दिए हैं कि हर हर चीज के लिहाज से, कि ठीक है, शुक्रिया ये है मेरे ख्याल से आज ये उनकी ठीक, सारी या अंदरूनी कैफियत का नाम है। ओके फाइन। ठीक है, अब यहाँ मुझे यहाँ 1-2 सवाल करने हैं और भैया इसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि मुझे कुछ कहना है, और वो ये कि देखिए आपने इस वक्त यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि अपनी फीलिंग के बारे में सोचें, नंबर 1। ठीक है। अम, जी दूसरी चीज ये कि जब अभी मैं चाहूंगी तो ये कि मैं बाकी लोगों का भी 1-2 लोगों के आंसर्स कम से कम लूं। जब बच्चा शुक्रिया कहता है ना, तो लाजिम तौर से इसका ये मतलब नहीं है, लाजिम तौर से, ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लाजिम तौर से इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुश ही है और उसके अंदर, दिल के अंदर भी कोई कैफियत पैदा हुई है। समटाइम्स बच्चे हमें कॉपी करते हैं और उस स्पिरिट को जाने बगैर थैंक यू कह देते हैं। लेकिन हम चूंकि जानते होते हैं कि ऐसे मौके पे थैंक यू कहा जाता है, तो हम उन्हें फोर्स भी करते हैं, से थैंक यू, से थैंक यू, से थैंक यू। हम ये प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी वो अंदर क्या फीलिंग पैदा हुई थी जिसकी वजह से थैंक यू निकलना चाहिए था, शुक्र निकलना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली लर्निंग नहीं हो वो पाती। नहीं, मैं तो तो बच्चे के अपने अंदर वो पॉइंट नहीं ऑफ व्यू से होती। कह रही हूँ ना ठीक है, कि कि आप अगर किसी को अंदरूनी कैफियत शुक्रिया जब बोलेंगी, इंसान खुश हो, हाँ जी, यानी अगर आप थैंक यू बोलेंगी तो हाँ, कि जब मुझे कोई खुशी मिलेगी या मेरी कोई तकलीफ दूर फाइन, करता है या कोई मेरी मदद करता राइट, है, तो मेरे एकदम से ठीक है, दिल से निकलता है कि मुझे खुशी मिली है, मुझे सुकून मिल गया है। उस राइट, कंडीशन में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि शुगर किस चीज का इजहार होता है, तो योर आंसर इज कि मेरे दिल के अंदर जब कोई सेटिस्फेक्शन की फीलिंग पैदा हुई है, वो किसी भी तरीके से हुई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, जी तैयबा। ये मेरे नजदीक शुक्र राजी होने और मुतमईन होने और एहसान मानने की अलामत है।
ठीक है, इफ यू आर फीलिंग गुड एंड इफ यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, तो आपको लगता है कि तब आप शायद ये कहेंगी, और इस चीज का आपकी इत्मीनान का इजहार होगा इस बात से। जी, और एहसान मानना, अगर मैं किसी का एहसान महसूस कर रही हूँ कि उसने उसने मुझे दिया है, मेरे ऊपर किया है, तो उसका को शुक्र का नाम है। ठीक है, ठीक है जी। ओके, शुक्र और किस चीज की अलामत है? थैंक यू तैयबा। जी जैनब, शुक्र किस दूसरे चीज की सवाल अलामत का है? भी मेरे नज़दीक एक रियलाइजेशन जी, की कि वाकई हमारे पास जो है जो कुछ है वो उसकी वजह से हम ब्लेस्ड हैं। तो रियलाइजेशन है बेसिकली कि हमारे पास वाकई जो है इस पे हम शुक्र करते हैं। ठीक है। इट मीन्स कि कोई ऐसी आपको आप ये कह रही हैं कि आपको जैसे ये एहसास हुआ है किसी भी चीज के पास होने का, या खुद यानी इन रिटर्न अगेन मेरा ख्याल है वही चीज जिसने आपको ये फीलिंग आई है कि आई एम सेटिस्फाइड कि मेरे पास कुछ है, जी व्हेन जी यू बिल्कुल। रियलाइज्ड दिस थिंग, तो आपके अंदर से एक कैफियत निकली है, ऐसा ही जी है? बिल्कुल। ठीक जी है, ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, और जी शुक्र किस चीज की अलामत है? जी हमारे पास नेक्स्ट है शाजिया। जी शाजिया। आवाज उनकी नहीं आ रही तो मैं बता दूं कितनी देर। अच्छा, मैं है ना लेती हूँ मैं, पहले आयशा ने हैंड रेज किया है, तो मैं जरा उनसे अच्छा, पहले ले लूँ, फिर आपसे ठीक है। पूछती हूँ। जी आयशा। अच्छा, मैंने ये लिखा है कि मैं नेमत का या अपने ऊपर एहसान का एतराफ करती हूँ, और मेरा वजूद जो है वो अपने बेहतरीन जज्बात की अक्कासी करता है शुक्र से। ओके, ओके, एहसान। ठीक है। अच्छा, जिस तरह जैनब ने कहा कि किसी ब्लेसिंग्स की रियलाइजेशन है मौजमा ने, और बाकी एक दो लोगों के तैयबा के आंसर का ये क्रक्स था कि किसी चीज ने आपको सेटिस्फाई किया, किसी किस्म के सेटिस्फेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, और आप ये कह रही हैं कि ये आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस का रिफ्लेक्शन भी है। और एक पॉइंट और आपने शुरू में कहा। कि मतलब मैं नेमत का और अपने ऊपर हाँ, एहसान का एतराफ करती हूँ। एतराफ करती हूँ, फाइन फाइन, ठीक है। यू एडमिटेड कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है जी, जी। सही। जी है ना? शाजी, अगर आपका माइक खुले तो आप बात कर सकती हैं। जी अच्छा शाजी। सोबिया, अच्छा आप जी है ना? बोल रहे हैं। अच्छा, जी। मेरे जहन में ना सोबिया भी बहुत डिफरेंट आया। मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ तो मैं कह रही हूँ अच्छा ये इस बारे में भी था, लेकिन मेरे जहन में जो आया और उस टाइम मैंने आंसर अपनी नोटबुक पे लिखा वो ये था कि भी शुक्र जो हम शुक्र हम किसका अदा कर रहे हैं। मेरे जहन में ये आया कि हमें दे कौन रहा है। अल्लाह की ज़ात दे रही है जिस चीज का हम शुक्र अदा कर रहे हैं, वो सेहत है, कोई चीज है, या हमारी दुआ है। और वो बगैर मांगे दे रहा है या मांगने पे दे रहा है। बगैर मांगे दे रहा है तो उसका मकसद क्या है, उसके पीछे हमें ये पता होना चाहिए। और किस चीज का इजहार है कि याद हमें होना चाहिए कि हमें अल्लाह याद है और हम उसके बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। उसने हमें बेमकसद जिंदगी नहीं दी है। हम लोग किसी चीज को अगर वो दे रहा है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है हमें उसकी तरफ राग़िब होना चाहिए। मेरे ज़हन में तो शुक्र का ये है। आपका क्या है कि भी मेरे माइंड में ठीक है, ऐसी क्यों बात आई है। ओके, मैं बताती हूँ। ठीक है, है ना? एक्चुअली आपने देखिए, हमने ना चूंकि इतना ज्यादा कुछ पढ़ रखा है और इतना ज्यादा कुछ हमें खुदा के बारे में हैमरिंग होती है कि शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, इस पे शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। तो हम जब से बच्चे हैं, जब से छोटे हैं, तब से ये सुनते चले आ रहे हैं, और जी। हमारी अपनी ग्रोथ हुए बगैर हमें ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं। ठीक है। अब हम्म। आप क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन को सुनने से के ऊपर हमने अभी अभी तो हमने बात ही नहीं की कि किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है। ठीक है। नंबर टू, अभी हमने ये कहा ही नहीं है कि किसने आपको वो नेमत दी है, किसने आपको नहीं नेमत दी। तो आप क्या हुआ कि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन सुना, आपका पैटर्न उस अल्टीमेट रियलिटी की तरफ चला गया जहां पर हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। यही जी। वो पॉइंट था जिसपे मैंने आपको ये कहा था कि आपने रुख के साथ साथ चलना है और नए पैटर्न को रियलाइज करना है। जब हम ये सवाल करेंगे कि शुक्र किसका होता है,
तो हो सकता है इस पे भी आप कह दें अल्लाह ताला का। लेकिन बात जहां से एक बच्चा सीखना शुरू करता है, अगर आप बच्चों की जिंदगी में गौर व फिक्र करें, जब वो दूध पीता है तो हम उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना मजे का दूध दिया है, थैंक यू। तो अगर बच्चे के माहौल में फ्रीडम है तो वो ये कहेगा अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला क्या होते हैं। और फिर दूसरा सवाल वो ये शायद करे कि ये तो दूध मुझे आपने दिया है। तो मैं उसे को नहीं बेटा, मैं एक्चुअली जिस दिन वो ये कमेंट कर दे तो उस दिन मैं उसको बताऊंगी कि बेटा मैं तो देखिए हाँ लेकिन मुझे भी तो अल्लाह ताला ने दिया है। वो कहेगी लेकिन आप तो मेरे सामने शॉप से लेकर आई हैं। तो फिर कहेंगे हाँ लेकिन शॉप पे भी तो अल्लाह ताला ने ही भेजा है। तो वो फिर सवाल करेगा शॉप में क्या, शॉप में अल्लाह ताला शॉप में रहते हैं क्या? यू नो, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। लेकिन हमने इतने सारे सवाल होने और सोचने समझने का सिलसिला खत्म करके बच्चे को एक ऐसी एब्सोल्यूट रियलिटी बता दी है कि जिसके बाद अब और वो भी ऐसी रियलिटी जिसके बारे में कोई ऊंच नीच सवाल करने का के बारे में और सोचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। वो कहे कि नहीं मैं नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला कौन होते हैं, और मैं तो ये शॉप वाले अंकल को ही बोलूंगा। तो अब देखें जरा माँ की के अंदर से कैसा एक दावती माँ निकलती है जो उसको उसी दिन अल्लाह ताला का शुक्र करवा के छोड़ेगी। दिस इज द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ लाइफ ऑफ आवर लाइफ जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। यानी उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज को, उनकी कोरिलेशंस को डेवलप हुए देने बगैर हमने उनको थैंक यू कहने का, हमने उनको रिचुअल्स रटवाने का काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। दैट्स वाई मैं ये कह रही थी कि हमने एब्सोल्यूट रियलिटीज की तरफ अभी नहीं जाना। बैक टू द इनिशियल पॉइंट कि जहां से हमारी सोच हम, यानी मेरा जो कंसर्न ये है कि अगर हम इतना कुरान सुनते हैं और पढ़ते हैं तो फिर हम बदल क्यों नहीं पाते। तो इसलिए सफर आगे को नहीं, मैं पीछे को करवाना चाहती हूँ। दोबारा हम अपने बचपन में चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं, समथिंग टच्ड टू माई हार्ट, कोई मेरा इमोशन मूव होता है, मेरे अंदर कोई सेंसेशन पैदा होती है, रियलाइजेशन पैदा होती है, कोई खुशी पैदा होती है, कोई ऐसी फीलिंग पैदा होती है, तो मेरे दिल के अंदर से कुछ निकलती है आवाज। हमें पहले इस जज्बे को अपनी इंसान होने के नाते से इस कैफियत को तो अंडरस्टैंड पहले हम कर लें, फिर हम देखेंगे हमने किसको थैंक यू बोलना है, किसको थैंक यू नहीं बोलना, कौन वाकई थैंक यू के काबिल है, कौन नहीं है। ये सारी बातें बाद की हैं। तो शुक्र किस चीज की अलामत है इसमें जो बाकी लोगों ने आंसर्स किए हैं, और आप भी अगर थोड़ा सा मजीद सोचेंगी तो फाइनली आप भी यही सोच पाएंगे कि यार मेरे दिल में कुछ बसती है चीज, कुछ अच्छा लगता है। राइट है ना? ये मैं कुछ समझा पाई हूँ ये मैं बात? ये मैं भी सोच रही थी ना, जो मैं अकेली बैठी हूँ, कोई भी पास नहीं थे, एक बहन आ गई, गोश्त लाई, दूध लाई, तो ज्यादा खुश हो गया और उस पर शुक्र किया कि जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो तो आ गया, तो उसके बहुत शुक्रगुजार इस तरह हो गया। अब ठीक है, इस बात अनदर क्वेश्चन, एक और हमारे पास आंसर आया जी कि अगर मेरी कोई जरूरत पूरी होती है तो। जी हाँ आंटी जी ठीक है। अब इन बातों पे गौर करें, करते रहें, करें, और बिल्कुल फिक्र ना करें कि हमने अल्लाह का तो कुछ शुक्र किया ही नहीं है। कोई बात नहीं है, खुदा को कोई जल्दी नहीं है। खुदा ने अभी बड़ा टाइम दिया, जब तक टाइम दिया है तब तक दिया है। लेकिन अगर प्रोसेस ठीक है, रास्ता ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि हम कभी खुदा के शुक्र तक भी पहुंच जाएंगे। अभी पहले जिसने दिया है माँ का ही शुक्रिया कह लेने दें, और अगर उसके अंदर इसके लिए भी फीलिंग नहीं पैदा हुई तो फाइन, अभी इस पे भी नहीं करेंगे, से थैंक यू, से थैंक यू, से थैंक यू, एक ही रट लगी हुई होती है हमारे यहाँ। ठीक है, हम अगर आज अपनी जिंदगी में कुछ वर्ड्स कह रहे हैं तो यकीनन उसके पीछे कुछ स्पिरिट होनी चाहिए। ये क्या हुआ कि अगर हमें किसी ने थैंक यू कहा, कोई किसी को हमने बहुत शुक्रिया कहा कि जी आपने जो है ना ये हमें मिसाल के तौर पर कुछ ला के दिया या कुछ हेल्प आउट किया है फॉर एग्जाम्पल, और फिर थोड़ी देर बाद हम उसी पर्सन के बारे में बातें भी कर रहे होते हैं, तो ये क्या बात है? अगर मुझे वाकई किसी ने मेरी जिंदगी में प्ले किया था, मेरी कोई नीड पूरी की है, मुझे कुछ दिया है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उससे गुस्सा क्यों हो रही हूँ, उसी के बारे में बातें क्यों कर रही हूँ? तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे दोबारा रियलाइजेशन होगी कि उसने इस जरूरत को यहाँ पर पूरा किया है, लेकिन अब ये जरूरत चूंकि मेरी खत्म हो गई है, और या फिर ये जरूरत मेरे अब काम की ये चीज नहीं रही है,
तो अब इसके बारे में बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो शुक्र का तस्वुर है ये हमने हमारे सिर्फ 1-2 मिनटों तक फैला हुआ है, ये आगे एक्सटेंड कैसे करेगा, ये है सवाल, यहाँ तक हमने जाना है। ठीक है, बिल्कुल ये बात है, अब मैं समझ गई इस बात को। जब एक बंदा तुम्हारे बहुत नजदीक होता है ना सब कुछ, फिर उस बाद में से नाराज होते हैं, क्यों? या तो वो डिमांड नहीं मिलता, वो चीज नहीं मिलती, या वो बंदा मजबूर होता है, तो इसी वजह से हम उससे नाराज भी हो जाते हैं। मगर इस तरह बात अभी नहीं है जो मैं कह रही हूँ, वैसे मिसाल कह रही हूँ, यही बात होती है ना। ठीक है, ठीक है, ओके जी। ये जो चैट में भी थे रिस्पॉन्सेस ये भी मैंने पढ़ लिए हैं एंड एक्सप्लेन किया है। फातिमा ने भी इस पॉइंट को, कि उनका भी यही पॉइंट है कि जब हम किसी चीज को एक्नॉलेज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक एक्ट ऑफ एक्नॉलेज है कि मुझे कुछ मिला है। ठीक है, अगेन तो फिर अब मैं कहूंगी कि शुगर किस चीज की अलामत है, तो इट मीन्स कि मेरी कोई फुलफिलमेंट हुई है किसी चीज की। ठीक है, एंड उन्होंने ऐड भी किया है कि इट इंडिकेट हैप्पीनेस। हाँ जी, समटाइम्स, लेकिन ये कर भी सकता है, समटाइम्स ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा, इंडिकेट नहीं कर रहा होगा। हम उसको मुंह पे थैंक यू बोलेंगे और उसके जाते ही उसके साथ काफी कुछ बुरा भी कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पे ये हैप्पीनेस की इंडिकेशन नहीं थी। वो जो थैंक यू बोला वो सिर्फ रस्मी था। मिसाल के तौर पर हमने किसी के घर दावत में खाना खाया तो हमने कहा बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, और हम आए और थैंक यू करते करते वापस आए, और घर आके आप कह रहे होंगे कि कोरमा तो ऐसा था, इसको वैसे ना पकाना जरा नहीं आता, इस हाय अल्लाह बर्तन तो उसने ऐसे रखे थे। ठीक है, तो वो काम तो उसका ऐसा था। तो ये इसका मतलब है कि उस टाइम पे असल में आपने फिर कोई एक्नॉलेज फील ही नहीं किया फिर आप, या फिर ये है कि मेरी जरूरत पूरी हो गई है और बस अब मुझे वो भूल गया, और मैं एक बिल्कुल एनिमल लेवल की शायद स्टेज पर हूं कि मैं उस वक्त चीज को पूरा करती हूँ और उसके बाद उसके कोई मेरे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं रहता। जी सोलेहा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो जो शुक्र आप कह रही हैं वो फिर रस्मन शुक्र हमने बोला, हमने दिल से जी नहीं बोला। जी क्योंकि बिल्कुल। जब हम दिल से खुश होंगे तो फिर ही वो हमारे वो वाला शुक्र वो वाला होगा, जब हमें खुशी वाकई महसूस करेंगे। जैसे मेरा बेटा है ना, उसको मतलब मैंने काफी दफा नोटिस किया, वो जब बड़ा हैप्पी होता है ना, जैसे उसकी बहन ने कुछ दे दिया, वो बड़ा खुश हुआ उस चीज से, थैंक यू वीला एकदम से कहता है। अब एक दफा मेरे से फीडर मांग रहा था, तो मेरे से थोड़ा काम था, थोड़ी देर में मैंने दिया, तो मैं उसको देख के आई कमरे में, कमरे से वापस आके हक करके थैंक यू मामा ऐसे हक हम्म करके। तो मतलब हम्म खुशी जो, जब आप खुश होते हैं तो जब ही मेरे ये ख्याल है, वरना ठीक है, रस्मन हम कह देते हैं वो, फिर हम दिल से शुक्र नहीं होता, फिर हमारा मुंह से ही शुक्र होता है, रस्मन बिल्कुल शुक्र। सही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये रस्मन काम करते जाने की वजह से और खुदा का जो एक प्रेशर हमने डाल दिया है पूरी सोसाइटी के अंदर, जबकि अभी वो खुद महसूस नहीं कर रहे थे किसी चीज के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर सड़कें बनी हुई है और हम बड़ी आसानी से चले जाते हैं, तो शुक्र इसमें बनता तो बहुत सारा है, लेकिन एक आदमी को रियलाइज ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये है कि बजाय इसको को ये कहें कि देखो इन इन ये सड़कें ऐसे बनी है, ऐसे बनी, इसको शुक्र अदा करो, तो ये कहने के बजाय हमें उसके अंदर वो तलब और तजस्सुस पैदा करना है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये सड़कें कैसे बनी, ये अगर ना होती तो क्या होता, अच्छा अगर जरूरत पड़ती और ये सड़क ब्लॉक होती तो मुझे मूव करना था, तो इन दैट केस मुझे क्या परेशानी होती। उन फैक्टर्स की तरफ लेकर जाएं। यानी माँ हम बन तो गए हैं, लेकिन माँ हमें बनना आया नहीं है शायद इस तरह से कि हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और एब्सोल्यूट रियलिटीज बच्चों के सामने रख देते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपसे ये कहूंगी बच्चों के हवाले से, अगर जो बात है फॉर एग्जाम्पल, अगर वाकई किसी दिन आप चाहते हैं कि वो जिंदगी में एक बड़ी हस्ती के भी शुक्रगुजार हों, तो पहले मैं उनसे आपसे ये कहूंगी कि पलट कर पूछिए, सवाल करना है हर उस इंसान को जो आपको थैंक यू बोलता है। मेरी बेटी दिन में कई बार बोलती है, एंड एवरी टाइम आई आस्क्ड क्यों बेटे, तो बाजुकात वो बिल्कुल वो आंसर देती है जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होता। समटाइम्स, मिसाल के तौर पर, मैं उसको जैसे वॉशरूम लेकर गई हूँ और मैं उसको लेकर जा रही थी, तो कहती है मामा थैंक यू सो मच। ये पहले की बात है, तो उसने, मैंने कहा किस बात के लिए थैंक यू, मैंने कहा शायद वो कह रही है कि मैं अपनी नींद छोड़ के उठकर और उतना टाइम निकाल के अपना काम छोड़ के आई हूँ, तो उसके लिए। तो कहती है इसलिए कि आपने जूता सीधा कर दिया है ना। तो शी वॉज थैंकफुल फॉर सब बिल्कुल डिफरेंट चीज के लिए। आई सेड ओके ओके। तो मैंने उसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि अच्छा ये,
हाँ, उसके बाद अगेन जब मुझे ये, मैं उसको बता रही हूँ कि ये मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे आपने ये कहा तो मुझे खुशी हुई इस बात की, बिल्कुल भी थैंक यू पे फोर्स नहीं करती। जब व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस कि ये आप क्यों थैंक यू कह रहे हैं, आपको पता चलेगा कि बच्चा इमोशंस को नहीं समझ पाता, बच्चे को फीलिंग्स समझ में नहीं आती हैं, बच्चा सिर्फ सामने की एक रियलिटी को देखता है कि मेरे सामने क्या हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो फीडर वाली बात है, ये तो हो सकता है उसे भूख लगी और उसको एक चीज मिल गई है तो इसको उसने रियलाइज कर लिया हो, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं जिसमें उनको बिल्कुल रीजन नहीं पता होती। तो कहते हैं सभी तो कहते हैं, समटाइम्स ये बच्चे कहते हैं सभी तो कहते हैं, अगर आप मुझे पूछे इसलिए कि कहना ही होता है, इसलिए कि सारे कह रहे होते हैं, इसका मतलब है कि बच्चों ने भी हमारे प्रेशर्स की वजह से भेड़ चाल में चलना शुरू कर दिया है। तो उस भेड़ चाल को तोड़ने का, काटने का एक तरीका ये है कि हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाएं, दैट व्हाई यू वांट टू से, क्यों कहना चाहते हो, किस बात के लिए शुक्रिया, क्या चीज, और यहाँ से आपको अपने बच्चों के बारे में और इंसान के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलना शुरू होगी। जी आयशा। पता नहीं, अभी जब बात करी थी ना, रस्मन कहते हैं हम शुक्रिया, इसी में उसका जवाब भी हो गया कि हम जो रमजान मुबारक कहते हैं वो भी रस्मन ही कहते हैं। मतलब ये सारी बहस हो गई ना, इसके बाद भी वाजे हो गई जो पहला क्वेश्चन उठा था क्लास में। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ओके, अच्छा जी, अब हमारे वी आर हैविंग लास्ट 10 मिनट्स राइट। हम आगे चीज पे चलते हैं, और इन 2-3 सवालों के ऊपर सोचने से, यानी जितना काम हमने आज कर लिया है ना, क्या तो ये काफी ज्यादा हो गया है। अब आपने क्या करना है कि इसको अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट कैसे करना है, व्हेन यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, अपने आप से कि मैं अभी मैंने ये थैंक यू कहा है तो मैंने इसे क्यों कहा है, कैटेगराइज करें कि आपने किस बात के लिए थैंक यू कहा है। ठीक है, थैंक यू इज अ फीडबैक फॉर व्हाट, ये फीडबैक मैं क्यों दे रही हूं किसी को। ठीक है, तो एक आंसर जो मैंने लिखा था मैं उसको भी शेयर कर देती हूँ, कि मैंने लिखा था कि जब मेरी एक मुझे ये किस चीज का इजहार होता है शुक्र करने से, तो मुझे लगा जब मैंने इसके बारे में सोचा, ये कल की क्लास में जब मैं खुद भी ये काम करी थी और मेरे सामने जो लोग बैठे हुए थे वो भी कर रहे थे, तो मुझे सोचने में ये अंदाजा हुआ कि आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, आई एम अ लिविंग बीइंग, यानी कि आई एम नॉट लाइक अ बुक, आई एम नॉट लाइक अ पेन, आई एम नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, मैं एक जानवर नहीं हूं। ठीक है, मैं एक इंसान हूं जिसके अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं और वो उनको नोटिस करता है, उसकी कोई जरूरत पूरी होती है तो उसको महसूस करता है, उसकी फुलफिलमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन होती है तो वो उसको रियलाइज करता है। तो मैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूं जिसके अंदर कुछ जज्बात पैदा होते हैं। तो मुझे लगा, आई फील, जो मेरे अंदर से आंसर आया कि इसका मतलब है कि शुक्र मेरे जिंदा होने की अलामत है, यानी किसी चीज ने मेरे अंदर कुछ पैदा किया है और मैंने उसके ऊपर सोचा है, मुझे कुछ एहसास हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्रोसेसेस हुए हैं जो सिर्फ एक इंसान के साथ ही हो सकते थे, एक कॉन्शियस बीइंग के साथ ही हो सकते थे। ये उन सारे आंसर्स के साथ इसमें मुझे काफी अच्छा इंसाइट मिला कि ये इंसानों का वस्फ होता है बेसिकली, और इंसान कौन सा, जो कॉन्शियस होता है। लेकिन कॉन्शियस हुए बगैर जो इंसान शुक्र 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 करता रहता है तो वो बस एक एनिमल लेवल पर ही होता है। इसके बारे में हमने अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है। अब आप लोगों ने घर जाकर, यानी कि इसके बाद रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को यहाँ तो हमने अप्लाई किया, अब हम अपने बाकी पूरे वीक में क्या करेंगे। ठीक है, आप अपने बारे में, सिर्फ मैं आपको ये कहूंगी कि आप लोग 5 मिनट निकाल लीजिए बेशक, और इन क्वेश्चंस के आंसर खुद को दीजिए। सबसे बड़ी नेमत आपकी जिंदगी में क्या है जिसके लिए आप शुक्र करना चाहते हैं। अगेन, जिंदगी के लिए, खुशी के लिए, सेहत अल्लाह ने दी है, बच्चे दिए हैं, नो, मैं रस्मी जवाबों की बात नहीं कर रही। आप शेयर करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें तो नहीं कीजिए। एक्चुअली सोचिएगा, बहुत पीछे जाके सोचिएगा कि अगर मैं वाकई में सेहत के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ये कहता है कि मैं सेहत के लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ, अच्छा,
अगर मुझे सेहत के लिए इतनी मैं शुक्र हूं और ये मुझे सेहत तो 24 घंटे मिली हुई है, देन वाई आई एम डिप्रेस्ड, ठीक है, वाई आई एम सो एनॉयड, मुझे फिर इतना गुस्सा क्यों आता है? अगर इसका मतलब है वो कोई बहुत छोटी सी नेमत है जिसके लिए मैं खुश हूं, फिर वो सबसे बड़ी नेमत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैं मैम, अगर ये हो कि हमें कोई बीमार बंदा अपने सामने नजर आता है जो अपनी बीमारी जैसे सो नहीं पाता, चल नहीं पाता, या कुछ कोई अच्छी चीजें एंजॉय नहीं कर पाता, तो फिर तो हमें आता ही है ना सेहत पे शुक्र। हाँ, उस वक्त आता है, लेकिन जब उसके अगले घंटे के बाद हम दोबारा चीख चिल्ला रहे होते हैं और हम लोग परेशान हो रहे होते हैं और हम लोग गुस्से में होते हैं, तो ये जो फीलिंग के अंदर जो जो डिस्पैरिटी है ना, कि अभी तो मैं कोई बड़ी शुक्र अदा करी थी, तो वो शुक्र क्या था? वो सिर्फ वो लिप सर्विस थी क्या? शुक्र क्या सिर्फ आपके ख्याल में शुक्र क्या एक लिप सर्विस होती? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैं आज रात को बिल्कुल ठीक तरह से सो पाई और उनको तो नींद भी नहीं आती, फाइन, ये तो हो गया शुक्र का खाना खत्म। अब चलते हैं आगे अपनी रूटीन की तरफ। और तुमने ये घर में क्या फसाद डाल दिया, और तुम ये क्या कर रहे थे, और मैं तुम्हें ये बताऊंगी और फलां करूंगी, और फिर वही रूटीन लाइफ हमारी जो चल रही है वो चल रही है। इसका मतलब है वो शुक्र आप हम ये शुक्र हमने समझा वो कोई मुंह से बोलने की चीज थी, वो हो गया एंड दैट्स इट। अगर शुक्र की इतनी बड़ी ये ब्लेसिंग, सबसे बड़ी नेमत अगर सेहत थी, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बीमारी आ गई है तो अब मैं परेशान नहीं हूँ, अब मैं उसको दूर करने की तदबीर कर रही हूँ। और अगर वो वाकई हकीकी शुक्र था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये सेहत फिर मुझे मिली है, तो अब इसका करना मैंने क्या है? यानी क्या मैं सिर्फ अपनी रूटीन ही निपटाती रहूंगी कि मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे घर साफ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस क्या ये शुक्र होता है? यानी ये आगे बहुत सारी इट विल लीड टूवर्ड्स अ चेन या सीरीज की तरफ लेकर जाएगा आपको थिंकिंग प्रोसेस के। ठीक है, यही यही तो हम अगर इन पे सही तरीके से इन बातों सवालों के बारे में सोच लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये जो सारे लोग शुक्र अदा करते हैं और फिर भी ये इतने शिकवे क्यों करते हैं। ठीक है, बट अहम रिमाइंडर हमारे लिए ये है कि मैंने अपने बारे में सोचना है, दुनिया के इंसानों को भूल जाएं कि कोई आपके आगे पीछे एग्जिस्ट करता है। यू एंड योर फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो आप अपने बारे में, किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचिएगा कि वो शुक्र करते हैं, वो शुक्र नहीं करते हैं, ये उन्होंने अभी तो ये कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे, नहीं, मैं क्या कर रही हूँ और मैंने किस बात पे शुक्र अदा किया। अब आप इसके बारे में सवाल ये है कि सबसे बड़ी नेमत आपकी जिंदगी में क्या है जिसके लिए आप शुक्र करना चाहते हैं? क्यों? फिर यहाँ पर डालिए कि क्यों, क्यों है वो आपके लिए सबसे बड़ी नेमत, और वो सबसे बड़ी नेमत कैसे है आपके लिए। इन क्वेश्चंस को मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो सबसे बड़ी नेमत आपके लिए क्यों है, और वो सबसे बड़ी नेमत आपके लिए कैसे है, क्या फायदा पहुंचता है आपको आखिर, किस तरह वो आपके लिए सबसे बड़ी नेमत होगी। आधे लोग कह देते हैं हिदायत बड़ी सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, हिदायत सबसे बड़ी नेमत अगर वाकई में है, तो फिर क्या है उसका हमारी जिंदगी में ज़हूर क्या हो रहा है? जहां कानून तोड़ने पड़ते हैं हम तोड़ देते हैं, जहां गीबत करनी पड़ती है हम कर लेते हैं, किसी के पीछे से बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं। तो ये कैसी हिदायत थी कि जिसने आपको इतना भी, जिसके लिए आप शुक्रगुजार भी हैं और जिसके लिए आप 15 मिनट के लिए, यानी कि हम लोग उसके बाद हम वही फिर बेएतदालियां कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शुक्र कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल है, और मैं फिर उस आयशा और जैनब की तरफ जाती हूँ कि इस नेमत के लिए शुक्र क्यों अदा करना, क्यों क्यों अदा जरूरी क्यों है? जरूरत क्या बात है? किसने कह दिया कि शुक्र अदा करें? तो आप कह देंगे कि अल्लाह ने कहा है, तो फिर अल्लाह ताला ने वो सारे काम जो हम नहीं पूरे कर रहे उसके तकाज़ों के मुताबिक, उसने तो वहां भी कुछ करने को कहा है, तो रहने दें, फिर शुक्रिया को भी निकाल देते हैं फिर। तो ये डिस्पैरिटीज क्या है आखिर, शुक्र किसका, क्यों उसका? ठीक है, जिसका यहाँ तक सवाल है, तो इनके बारे में आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। रोज आप एक सवाल का भी अगर 5 मिनट निकाल के आंसर कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ हम उस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे जहां हमें होना चाहिए। एंड देन वी विल रियलाइज व्हेन यू विल स्पीक आउट अल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शायद कुछ नया समझने को मिले। जी आयशा। अच्छा, आपने जब भी जिक्र किया है ना कि हम 1 मिनट पहले शुक्र कर रहे होते हैं किसी नेमत पर, और थोड़ी देर बाद ही हम किसी और चीज पर शुक्र कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं। जी, ऐसी ही चीज मैंने महसूस की, ज़लज़ला जब आया है ना परसों, तो 1 मिनट पहले हमें जान के नाले पड़े हुए थे, और एग्जैक्टली, उसके बाद हमारी बातें ही और हो गई, हम बिल्कुल दुनिया में वापस आ गए, सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यही वो पॉइंट है, यही मैं वो पॉइंट हूँ। अगर वाकई मुझे खुदा का इतना बड़ा खौफ है और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारते हुए कमरे से बाहर निकल गया हूँ, तो क्या कमरे में वापस आते वो इलाह खत्म हो गया कहीं? अब उसके तकाजे खत्म हो गए हैं? अब क्या मुझसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं रही? अब क्या मुझे अपनी कॉन्वर्सेशन पे कोई तवज्जो नहीं करनी? तो ये बिल्कुल तवज्जो आपने ठीक दिलाई है। और मैं सरप्राइजिंगली मेरी बेटी मुझे ये कह रही थी, कहती है मामा मुझे लगता है कि हम आ, बड़ा उसने क्या कहा कि अल्लाह ताला को गुस्सा क्यों आया, मैं पता नहीं क्या। और फिर उसके बाद कहती है ये सारे कोई फिक्र नहीं है हमें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी ना, तो उसके वो काफी जेर असर थी। तो बाज लोगों के ऊपर 1 मिनट का खौफतारी होता है और बाज लोगों के ऊपर 10-15 मिनट का हो जाता है। तो मैं भी अपने 2005 के ज़लज़ले में महीनों बल्कि आधी जिंदगी मेरी इस खौफ में चली गई थी। और मुझे लगता है बेचारी वो भी उसी खौफ से गुजर रही है, तो वो उसके ऊपर अभी तक उस खौफ का असर है, तो वो नमाज जैसे शुरू कर दी है और इस तरह की चीजें। तो जी मैं हैरान हो रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो यानी कि चीजें हमें पता तो चले ना कि खौफ है तो वो लंबा होता है, वो मेरी जिंदगी में एक इम्पैक्ट डालता है। अब ये जितना शुक्र या खौफ या अमन या कोई भी ब्लेसिंग बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब उसका असर उतना लंबा होता जा रहा है मेरी जिंदगी में। तो अब मैं एक कॉन्शियस बीइंग, एक कॉन्शियस मुसलमान बनना, इसका मतलब है सफर स्टार्ट करूंगी। लेकिन हम जो इन चीजों के बारे में रियलाइज ही नहीं करते। और साथ में ये है कि ये बच्चों के हवाले से, क्योंकि पेरेंटिंग के हवाले से अगर मैं साथ साथ एक टास्क दे दूं तो दैट विल बी कि जब भी आपका बच्चा थैंक यू कहे तो आप उससे रीजन जरूर पूछिएगा, भाई यू आर सेइंग इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। लेकिन जहां पे वो हो जाए कि पता नहीं क्यों और आप दोबारा पूछ रहे हैं, तो इरिटेट नहीं करना प्लीज बच्चे को, क्योंकि अवॉइड करना शुरू कर देगा आपको। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस होने के बावजूद बच्चा आपसे तंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कभी नहीं करना, अपनी मर्जी से। अगर वो फ्रेंडली रहता है तो फाइन, ठीक है। और अगर उसको बिल्कुल भी उससे सोचना अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कभी स्टार्ट ही नहीं करवाई होती बच्चों को, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको इसलिए आप बिल्कुल नॉनसेंस सी चीज से स्टार्ट करें। मसलन ये कि आपने दीवार देखी थी तो इसलिए, ठीक है। फिर आप ये कहें कि आपने ये मैं आपके पास आके बैठी थी इसलिए। तो यहां से चीजें उसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नॉनसेंस आंसर से, जिनकी कोई नहीं बन रही। उस वक्त वो फिर वहां तक पहुंचने के काबिल होंगे कि नहीं नहीं, मैं तो ये जो आपने जो चीज पकड़ा रही थी वहां तक, उसको खुद आने दें, उसकी खुद सोच को डेवलप होने दें, ठीक है। और कभी भी रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे, सोल्यूशन पे ना लेकर आए। दिस इज द की फॉर द पेरेंटिंग। जी जैनब। हाँ जी, मैंने ये पूछना था। और मतलब मुझे शुक्र की डिस्कशन से ये चीज कंक्लूड हुई है, और करेक्ट कर दें अगर हम सही नहीं, कि किसी भी चीज का जब हम शुक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमने कंप्लेन नहीं करनी उसके बारे में दोबारा। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रही। देखिए इसमें जैनब मसला ये है कि जो मैं बिल्कुल बच्चों के साथ पॉइंट करने का कह रही हूँ ना, तो हमारी क्लास में भी यही चलेगा। हमें कंक्लूजन्स की कोई जल्दी ही नहीं है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इसलिए पैदा करनी है कि हम कॉन्शियस होना शुरू करें, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है। मेरा वजूद सिर्फ फिजिकल बीइंग नहीं है, इसके अंदर कुछ नफ्सियात भी काम कर रही है, इसके अंदर कुछ इमोशंस भी हैं, इसके अंदर कुछ इल्म भी है, ठीक है। तो मुझे अपने बारे में आगाही हासिल करनी है, अपने वजूद के बारे में आगाही हासिल करनी है। और मुझे कॉन्शियस होना है, मैं कॉन्शियस बीइंग कैसे हूँ, मेरे अंदर एक अकल का भी कोई फैक्टर है, ठीक है। और पहले मैं ये समझूं, उसके बाद मैं देखूं कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, मेरे चेहरों से, मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, ठीक है। ये सोचें, जब आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप अपना जो मर्जी एक्शन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी इस बात पे नहीं जाएगा आपने कंप्लेन नहीं करनी। क्यों भाई, क्यों कंप्लेन नहीं करनी? दर्द होगा तो कंप्लेन तो होगी ना। अभी मैं नहीं लेकर जाना चाहती कि वहां हमने क्या करना है और कंप्लेन्स के बारे में, नो। इसके पेस के साथ ही हमें चलना होगा। सही ये एक स्लो प्रोसेस है। मैं आपको जवाब दे दूंगी तो आपकी सलाहियत खत्म हो जाएगी, आपका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, और ये मुझे नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलेंगे। सो हमें कोई एक्शंस की जल्दी नहीं है, कोई बिहेवियर्स की जल्दी नहीं है, हमें कोई सारी जिंदगी ऐसा नहीं है कि सारे मसले आज ही निपटाने और बेहतरीन मोमिन मैंने आज ही बन के उठना है, नहीं। मोमिन, रमजान रिफ्लेक्शन का महीना है। रमजान के बारे में जो पर्पस बताया गया है ना तकवा का, तो तकवा कॉन्शियसनेस को कहते हैं बच बच के चलने को। बचेंगे कैसे जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है? सो पहले सेल्फ अवेयरनेस हासिल करनी है। और अगर मैं जिंदा वजूद हूं तो फिर मुझे इस चीजों के बारे में आगाही होगी, तो मेरे
थॉट प्रोसेसेस का ठीक होना इम्पोर्टेंट है। तो ये है आइडिया। ओके जी, आप सब लोगों की शमूलियत के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन हम पूरे इंशाल्लाह 11 बजे स्टार्ट कर देंगे, सो दैट जो लोग पहले आके वेट कर रहे होते हैं उनको किसी जहमत का सामना ना करना पड़े। और फिर हम इसी तरह की डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड्स के बारे में करेंगे। आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन आए आप लोग ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, इस तरह किसी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को किस तरह बेहतर किया जा सकता है इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो वो भी ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह